हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्स एंड विक्ट्री एकेडमी पर। जैसा कि आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने जीव विज्ञान का बेसिक और जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं पढ़ी थी। फ्रेंड्स, आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम जीव विज्ञान का कोशिका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है। आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी कल की क्लास देख चुके होंगे। उसी प्रकार आज हमारी दूसरी क्लास है। आप सब साथ में ही नोट्स तैयार कर रहे होंगे। आज हम कोशिका चैप्टर में बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ नोट पॉइंट भी बनाएंगे आज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। हमारा अगला नोट पॉइंट होगा कोशिका का अर्थ क्या होता है। और यह शब्द कहाँ से लिया गया। हमारे दूसरे नोट पॉइंट में दो क्वेश्चन निकलते हैं। पहला, कोशिका का अर्थ क्या है, और दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि यह शब्द कहाँ से लिया गया। तो हम कोशिका का पहले अर्थ जानते हैं। कोशिका का अर्थ होता है खाली कमरा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि यह शब्द कहाँ से लिया गया। तो यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। कोशिका शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। हमारा तीसरा नोट पॉइंट होगा सन 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। हमारे तीसरे नोट पॉइंट में हमारा प्रश्न निकलता है
प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। आप सब ध्यान रखिएगा। हमारा चौथा नोट पॉइंट होगा कोशिका शब्द को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? हाल ही में परीक्षा में जीव विज्ञान में आने वाले जो हमारे हिंदी शब्द हैं उनका इंग्लिश में बहुत उपयोग किया जा रहा है। तो हमें पता है कि जो कोशिका शब्द है उसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा सेल शब्द है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लैटिन भाषा से लिया गया है। डायरेक्ट विकल्प में आता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका शब्द जो है सेल शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो हमें ध्यान रखना है कि लैटिन भाषा का। ये हमारे कुछ नोट पॉइंट थे। अब हम थ्योरी के हिसाब से पढ़ते जाएंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा कोशिका की संरचना। आप सभी नोट पॉइंट बना लीजिएगा। कोशिका की संरचना का हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका की संरचना दिखाई कैसी देती है। तो कोशिका की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है। अब हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है। जैसा कि आप डायग्राम में बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। कोशिका की संरचना देखने में मधुमक्खी के छत्ते के आकार की ही दिखाई देगी। इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए आकार में आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर खाली कमरे जैसी आकृति दिखाई देती है, आप देख रहे होंगे। ये हमारी कोशिका है जिसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई पड़ती है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोशिका की संरचना किस आकार की दिखाई देती है। उसमें ऑप्शन में दे दिया जाता है मधुमक्खी के छत्ते की आकार की, और 2-4 अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि मधुमक्खी के छत्ते की आकार की संरचना दिखाई देती है। हमारा अगला बिंदु रहेगा कोशिका सिद्धांत। कोशिका संरचना के बाद कोशिका सिद्धांत हमारा अगला बिंदु रहेगा, जिसमें हम लिखेंगे। आप इनके इंग्लिश नेम भी नोट करते जाइएगा
इंग्लिश में हम कहते हैं सेल थ्योरी। कई बार कोशिका सिद्धांत की जगह सेल थ्योरी लिख के आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कोशिका सिद्धांत को ही सेल थ्योरी कहते हैं। इसकी डिटेल में हम लिखेंगे सन 1838 से 1839 में स्वीडन तथा स्वान ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था। सन 1838, कई बार परीक्षा में 38 भी आ जाता है, 39 भी। तो सन 1838-39 में स्वीडन तथा स्वान ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव चाहे कोष्टक में हम लिखेंगे पादप हो या जंतु, मतलब पादप भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है, का निर्माण कोशिका से होता है। ये हमारा कोशिका का सिद्धांत हुआ। हमारा अगला पॉइंट रहेगा आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। इसमें हम लिखेंगे सन 1855 में रूडोल्फ विर्चो, जिनका नाम कभी कभी परीक्षा में आर विर्चो भी आता है, तो हमें ये भी याद रखना है। सन 1855 में रूडोल्फ विर्चो, जिनका नाम आर विर्चो के नाम से भी जाना जाता है, ने आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया था। आगे हम लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक नई कोशिका का
निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। अब हम नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे। कोशिका, फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। किसी भी जीव की संरचना का क्रम। किसी भी जीव की संरचना का जो क्रम होता है वो कैसे चलता है हम वो जानेंगे। सबसे पहले कोशिका, कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक। कई ऊतकों से मिलकर हमारे अंग का निर्माण होता है। कई अंगों को मिलाकर अंग तंत्र, और अंग तंत्र से हमारे शरीर का निर्माण होता है। इंग्लिश में सेल, सेल को मिलाकर बनता है टिश्यू। अंग को हम ऑर्गन कहते हैं। अंग तंत्र को ऑर्गन, ऑर्गेन्सेस, और शरीर को हम कहते हैं बॉडी। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है किसी भी जीव की संरचना का क्रम क्या है। तो विकल्प में हमें ये जो हमारे कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र, शरीर, इनका क्रम उलट पुलट कर दे दिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा संरचना का सही क्रम क्या है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। कोशिका, कोशिका से मिलकर ऊतक, ऊतक से मिलकर अंग, अंग से मिलकर अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब हम कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। 2 टाइप ऑफ सेल। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रकार होता है, दोनों शब्दों का विभाजन करती हूँ तो प्रोकैरियोटिक डिवाइड होगा प्रो प्लस कैरियोट। इसी प्रकार हमारा यूकैरियोटिक यू प्लस कैरियोटिक। अब जैसा कि हम इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे। प्रो का मतलब होता है प्राथमिक, और यू का मतलब होता है विकसित। अर्थात इसे प्रोकैरियोटिक को प्राथमिक कोशिका और यूकैरियोटिक को विकसित कोशिका के नाम से भी जाना जाता है।
इनके हम उदाहरण देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नीलहरित, शैवाल या साइनो जीवाणु होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण पादप कोशिका या जंतु कोशिका होता है। इसके बाद हम चित्र के माध्यम से समझेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। हम संरचना बनाने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से हमारी पादप कोशिका की संरचना होती है। मेरे साथ आप सभी भी बनाते जाएं। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइएगा क्योंकि हमें कोशिका के अंदर के पार्ट्स के बारे में भी पढ़ना है। इस तरह से पादप कोशिका की बाहरी संरचना दिखाई देती है। इसमें अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिक्तिका पाई जाती हैं। इस प्रकार से बंडल्स के आकृति के गोल्गी बॉडी पाई जाती है। ऐसे पतले पतले छोटे छोटे से लवक पाए जाते हैं। एक गोल संरचना में जिसके अंदर छोटे छोटे द्रव भरा रहता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। बीच में हमारा धागेनुमा इस तरीके से केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के इर्द गिर्द दोनों तरफ राइबोसोम पाए जाते हैं। ये हमारी पादप कोशिका। बगल में हम जंतु कोशिका का चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद दोनों का नामांकन करेंगे। इसमें दोहरी दीवार होती है, इसमें सिंगल। इसमें भी कुछ इस तरह से राइबोसोम की संरचना होती है। बीच में केंद्रक पाया जाता है।
इस तरीके से गोल लाइसोसोम पाया जाता है। गोल्गी बॉडी, जिसे हम हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं, पाया जाता है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से संरचना होती है। अब हम इनका नामांकन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। इधर नीचे आ जाएंगे। लाइसोसोम, दोनों में लाइसोसोम पाया जाता है। इसी प्रकार गोल्जी काय, जिसे इंग्लिश में गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं, पाए जाते हैं। रिक्तिका, जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। लवक पाए जाते हैं। ये जो राइबोसोम में बाहरी परत होती है, इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे दोनों में केंद्रक पाया जाता है। कुछ इस तरह से हमारी पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना दिखाई देती है। चित्र के साथ हम थ्योरी में भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। एक तरफ हम लिखेंगे पादप कोशिका और दूसरी तरफ हम लिखेंगे जंतु कोशिका। पहला पॉइंट हम लिखेंगे पादप कोशिका में कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में हम पहला पॉइंट लिखेंगे
जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। प्लाज्मा झिल्ली बाहरी आवरण होता है। पादप कोशिका में कोशिका की बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसका अभाव होता है। उसकी जगह पर प्लाज्मा झिल्ली ही बाहरी आवरण होता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में लिखेंगे, कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन को हम लिपिड प्लस प्रोटीन में विभाजित करते हैं। लिपिड प्लस प्रोटीन बनकर लिपोप्रोटीन बनता है। अब हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पादप कोशिका में लवक नाम के कोशिकांग होते हैं। जंतु कोशिका में हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, पादप कोशिका में पादप कोशिका की रसधानियाँ अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। इसी प्रकार जंतु कोशिका में हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, जंतु कोशिका की रसधानियाँ अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट रहेगा, पादप कोशिका में कोशिका
भित्ति की प्रकृति पारगम्य होती है। इसी प्रकार जंतु कोशिका में लिख लेंगे हम 5वां पॉइंट, यह चयनात्मक होती है। चयनात्मक मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें पादप कोशिका की कोशिका भित्ति पारगम्य होती है और इसमें चयनात्मक मतलब चयन कर सकते हैं। वह पारगम्य भी हो सकती है या अर्धपारगम्य भी हो सकती है। ये हमारे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के 5 पॉइंट हो गए। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी आपकी जो भी इसमें प्रश्न हो उनको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।